एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे प्रीनेटल डेवलपमेंट की। ठीक है, प्रीनेटल डेवलपमेंट में हम पीरियड ऑफ जाइगोट पे हम देख चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कितने तरह के पीरियड्स हैं। हमारे प्रीनेटल को हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 पीरियड्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें से 3 पीरियड्स में से हमारा कौन कौन सा होता है। 3 पीरियड्स में से आप देखोगे जो हमने कल पढ़ा था, पीरियड ऑफ जाइगोट। ठीक है, इसे जर्मिनल और पीरियड ऑफ ओवम भी बोलते हैं। ठीक है, इसे देखा था आपने बर्थ कॉन्सेप्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेकर के, कॉन्सेप्शन या फर्टिलाइजेशन से लेकर के ये कब तक होता है, 2 वीक तक होता है, यानी कि 14 डेज तक। ठीक है, तो ये हमने कल देखा था। ठीक है, ये वाली पूरी स्टेज हम कल देख चुके हैं। जो हमारा जर्मिनल स्टेज में क्लस्टर बनता है सेल्स का, ठीक है, सेल्स का एक गुच्छा बन जाता है, वो हम पूरा कल देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी सेकंड स्टेज आती है वो है एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये हमारी होती है 3 वीक से लेकर के 8 वीक तक की। एम्ब्रियोनिक स्टेज हमारी कब होगी, 3 वीक से लेकर के 8 वीक तक की। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये बननी आपकी शुरू हो जाती है और आपका ब्रेन बनना शुरू हो जाता है। और बहुत छोटे छोटे से आपको ये जो छोटे छोटे से ऑर्गन्स भी हैं, ये भी आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो जो छोटे छोटे से ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज, और ये आपकी होती है 3 वीक से लेके 8th वीक तक। ठीक है, ये हमारी कब से कब तक होती है, 3 वीक से लेके 8th वीक तक। अब इसके बाद जो लास्ट वाली होती है वो होती है फेटल। फेटल है आपकी 9th वीक से लेकर के बर्थ तक। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज हमारे पास जर्मिनल है, जो कॉन्सेप्शन से लेकर के 2 वीक तक होती है, जो कल हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकंड स्टेज है हमारी 3 to 8 वीक की, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि दूसरे हफ्ते से लेकर सेकंड हफ्ते से लेकर के आपके थर्ड वीक से लेकर के 8 वीक तक, यानी कि 2 महीने तक। ठीक है, 2 मंथ तक हमारी कौन सी स्टेज होती है, एम्ब्रॉयनिक स्टेज होती है। और फिर थर्ड मंथ से लेकर के आपका पूरा बर्थ तक हमारी कौन सी होती है, फेटल स्टेज होती है। सबसे बड़ी हमारी क्या है, फेटल स्टेज है। ठीक है, तो एक तो हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमने 3 स्टेजेस का, पीरियड ऑफ जर्मिनल यानी कि पीरियड ऑफ जाइगोट, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो और पीरियड ऑफ फीटस। ठीक है, हमारे पास 3 स्टेजेस ये हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी इसके अलावा हम इसे 3 ट्राइमेस्टर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइमेस्टर्स। ठीक है, ट्राइमेस्टर क्या होता है, 3 महीने के हमने 3 ट्राइमेस्टर में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा आता है, आपका कॉन्सेप्शन से लेकर के 3 मंथ का पीरियड, यानी कि ये दोनों ही स्टेजेस हमारी किस में आ जाएंगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके शुरू के 3 मंथ आते हैं। उसके बाद आपके सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका बीच के 3 to 6 मंथ आएगा, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका 6 to 9 मंथ आता है। तो बाकी के 2 ट्राइमेस्टर हमारे पीरियड ऑफ फेटल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ फीटस के अंदर आ जाता है हमारे। तो इस तरीके से हम इसे ट्राइमेस्टर में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 मंथ के। ठीक है, पहला तो हो गया 0 से 3 मंथ। ठीक है, शुरू के 3 महीने का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है 3 to 6 मंथ का, और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 6 to 9 मंथ का। ठीक है, जनरली हम ट्राइमेस्टर देखते हैं जब हम न्यूट्रिशन में डाइट हम देख रहे हैं, डाइट प्लान हम बना रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, तब हम ट्राइमेस्टर का ध्यान रखते हैं। बाकी HD में तो हम इसको पीरियड ऑफ फीटस और इसी के जो 3 पीरियड्स हैं हमारे, जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस, इसमें ही पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो जो हमारे 3 ट्राइमेस्टर हैं, तो पहले के 3 ट्राइमेस्टर में तो हमारी दोनों स्टेजेस आ गई। ठीक है, और बाकी के दो ट्राइमेस्टर हमारे फेटल में आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम इसको 3 ट्राइमेस्टर में भी डिवाइड कर सकते हैं और स्टेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये देखो, ये जो बेबी है आपका, आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या था, प्लेसेंटा है ये वाला। ठीक है, ये प्लेसेंटा है जो मैंने कल पढ़ाया था, और ये एम्ब्रिकल कॉर्ड है। बेबी जो है वो आपका डेवलप हो रहा है, ये फुली डेवलप्ड बेबी है, यानी कि आप देखोगे तो 8th 9th मंथ के आसपास का बेबी है। आप देखोगे इसके पूरे बॉडी ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ आपके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो इसमें लिक्विड है, ठीक है, ये जो मैं बता रही थी ना, एम्ब्रिकल कॉर्ड, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड, ये जो लिक्विड है, इसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ये बच्चा जो है एस्ट्रोनॉट की तरह तैरता रहता है। ठीक है, ये देखो, ये आपका शुरू में पहली जो सेल बनी थी, जब मेल और फीमेल का स्पर्म मिला था, ये फर्टिलाइजेशन वाली यानी कि पीरियड ऑफ जाइगोट वाली स्टेज है। इसमें आपकी 1 सेल बन गई थी, फिर 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4, ठीक है, 4 से लेकर के आपकी 8 सेल का गुच्छा। ठीक है, 4 से लेकर के आपका 8 सेल का गुच्छा हो गया। उसके बाद ये हो गया आपके 32 सेल्स। इस तरीके से ये यहाँ से आपका जो वो बनना शुरू हो गया, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये जो मैंने आपको बताया था,
इसमें बताया था ना कि जो बाहर की लेयर है ये तो ट्रोफोब्लास्ट होती है, ये वाली लेयर, ठीक है। ये पूरी लेयर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है। और अंदर का जो ये है, ये क्या है, यहाँ पे आपका बेबी बनना शुरू हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयनिक डिस्क बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट है। इसी के ऊपर एमनियन लेयर बननी शुरू हो जाती है, फिर कोरियन लेयर बननी शुरू हो जाती है। ये देखो, ये प्लेसेंटा बनना शुरू हो गया, ये बेबी बन रहा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी स्टेजेस हैं। फिर इस तरीके से बेबी डेवलप होगा। फिर इस स्टेज में आ गया है बेबी, फिर इस स्टेज में ये 3 मंथ का है, ये शायद 4th मंथ का है। ये सब बहुत अच्छे साफ नहीं आ रही है इमेजेस, ठीक है। फिर ये आपका 6 मंथ का है, 7 मंथ का है, 8 मंथ का है, 9 मंथ का है। तो ये मंथ वाइज बताया इन्होंने। ये आपके हो गए, यहाँ से देखो ये आपका है 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपके मंथ वाइज इन्होंने बताए हैं। तो इस तरीके से बेबी जो है आपका डेवलप होता जाएगा, देखो। और आप देखोगे ना, तो ये वाला जो फीटस है, ये जो आपका एम्ब्रियो है, इस स्टेज में अगर आप काऊ का एम्ब्रियो देखोगे, किसी भी स्पीसीज़ का एम्ब्रियो देखोगे, फिश का एम्ब्रियो देखोगे, तो सब एक ही जैसे लगते हैं देखने में, ठीक है। तो सभी एनिमल्स के एम्ब्रियो जो है इस स्टेज में लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। और यहाँ पे आते आते इनमें जो डिस्क्रिमिनेशन आना शुरू हो जाता है, आप पहचान सकते हो इन स्टेज में आते आते, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये फीटस। ये देखो, ये आपकी पहली स्टेज थी, ठीक है, जिसमें आपका क्या हुआ था, ये आपका स्पर्म था। स्पर्म किसके अंदर गया, ओवम के अंदर गया, और इस तरीके से डेवलप हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बना, इस तरीके से बेबी डेवलप हुआ, ठीक है। फिर ये देखो, ये सब बेबी डेवलप होता जा रहा है, ठीक है। ये सारी स्टेजेस आपकी डेवलपमेंट की हैं बेबी के, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो बेबी है वो डेवलप होता है। एक फ़ोटो ये भी है, इसमें भी आप देखो कितना क्यूट सा छोटा सा बेबी जो है, ये सब एम्ब्रिकल, ये सब आपका एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। कितना क्यूट सा छोटा सा बेबी जो है इसमें डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये सब हो कहाँ रहा है, ये सब आपका, ये हमारा जो यूट्रियस है, इतने से यूट्रियस, ये यूट्रियस जो है आपका फैलता जाएगा और यहीं बेबी जो है आपका डेवलप होगा, ठीक है। तो अब कल जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने अपना पूरा पीरियड ऑफ जाइगोट वाली स्टेज जो है वो पढ़ ली थी। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना बढ़ेंगे पीरियड ऑफ एम्ब्रियो की तरफ, ठीक है। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में क्या है आपका, अब सेकंड स्टेज है। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 3rd वीक से लेकर 2 मंथ तक हमारी कौन सी स्टेज होगी, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो चलती है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे 3rd, तो कौन से ट्राइमेस्टर में है, एक तो ये 1st ट्राइमेस्टर में है, ठीक है। 1st ट्राइमेस्टर, क्योंकि 1st ट्राइमेस्टर कब होता है, 3 से बर्थ, कॉन्सेप्शन से लेकर के जहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ है वहाँ से लेकर के 3 मंथ तक होता है। तो ये किसके अंदर आएगा, अभी ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही आ रहे हैं दोनों स्टेज, ठीक है। पीरियड ऑफ जाइगोट भी और पीरियड ऑफ एम्ब्रियो भी, ठीक है। फिर इसमें आप देखोगे तो ये क्या है, इसमें अरेंज एंड डिफ्रेंसिएशन सेल्स, ठीक है। बहुत सारी सेल्स का अरेंजमेंट हुआ था, जैसे कि यहाँ भी हमारी बहुत सारी सेल्स का आपने देखा गुच्छा बन गया था। ये देखो, ये वाली जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी, ये आपका 3rd मंथ का स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे बहुत सारी सेल्स जो है आपकी बनने लगती हैं और सेल्स को पता होता है कि उन्हें क्या काम करना है, ठीक है। तो अरेंज एंड डिफ्रेंशिएशन सेल्स स्पेसिफिक फंक्शनल सेल्स, मतलब कि सभी सेल्स जो होती है एक अरेंजमेंट में होती है, और डिफ्रेंशिएशन सेल्स होती हैं। डिफ्रेंशिएशन सेल्स का मतलब होता है हर सेल को पता होता है कि उसे क्या काम करना है, ठीक है। यानी कि सेल्स के आपको ये इस तरीके से सेल्स का गुच्छा बन गया है, तो इसमें से कुछ जो सेल्स होती है वो आइज़ बनाने का काम करती हैं, कुछ सेल्स आपके हार्ट बनाने का काम करेंगे, कुछ सेल्स आपके बॉडी के और ऑर्गन्स बनाना काम करना शुरू कर देती हैं। तो हर सेल को अपना काम पता होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे अरेंज एंड डिफ्रेंशिएशन सेल्स बोलते हैं। स्पेसिफिक फंक्शनल सेल्स है, हर सेल को पता है कि उनका फंक्शन क्या है, वो अपना अपना काम करना शुरू कर देती हैं, अपने अपने बॉडी पार्ट्स बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। अब जो हमारा एम्ब्रॉयनिक डिस्क था, एम्ब्रॉयनिक डिस्क पढ़ा था ना हमने, ये हो गया, ये था ट्रोफोब्लास्ट, बाहर वाली लेयर। इसके अंदर जो लिक्विड था भरा हुआ, उसको क्या कह रहे थे हम, एम्ब्रॉयनिक डिस्क बोल रहे थे। एम्ब्रॉयनिक डिस्क जो था यही क्या था, आगे जाकर के बेबी के रूप में डेवलप इसको होना था, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था जो एक्टोडर्म था। अब इसमें जो एम्ब्रॉयनिक डिस्क है, इसके ना 3 लेयर्स, ठीक है। तो जो एम्ब्रॉयनिक डिस्क है, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है, तो इसी एम्ब्रॉयनिक डिस्क के अंदर 3 लेयर्स बननी शुरू हो जाती है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, इसके बीच वाली लेयर को बोलेंगे मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलेंगे एंडोडर्म। इन्हीं लेयर्स में आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, अब जब ये सारी लेयर्स बन गई हैं, तो जो आपका एम्ब्रॉयनिक डिस्क है उसमें सबसे बाहर की लेयर एक्टोडर्म बनती है, ठीक है। एक्टोडर्म का काम क्या होता है, नर्व सिस्टम और स्किन बनाने का। जो हमारी स्किन होती है और जो हमारा नर्व सिस्टम होता है, हमारा कंकाल हो गया, ठीक है, कंकाल हो गया, इसके अलावा हमारा
कंकाल हो गया हमारी बॉडी का, और आपका ब्रेन हो गया, ये सब कौन बनाता है? ये सब आपका एक्टोडर्म बनाने का काम करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मेसोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म क्या करता है? मेसोडर्म के जो अंदर वाली लेयर है एक्टोडर्म के अंदर, तो आपकी क्या बन गई? नर्व सिस्टम, स्किन बन गई। इसके अंदर एक लेयर और बन रही है जिसमें क्या बन रहा है? मसल्स बन रही है, स्केलेटन बन रहे हैं, ठीक है, ब्लड बन रहा है, आपका बोन बन रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम बन रहा है, और इंटरनल ऑर्गन्स बन रहे हैं, ठीक है। और फिर सबसे अंदर का क्या है? एंडोडर्म बनता है। एंडोडर्म में क्या बनेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, यूरिनरी ट्रैक्ट्स और ग्लैंड्स, ये सब हमारे किसमें बनते हैं? ये हमारे एंडोडर्म में बनते हैं। देखो इसको हम किसी भी तरीके से छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बिल्कुल अंदर होते हैं, इनका हमें पता ही नहीं है, ठीक है, ये अंदर है भी। इसको हम थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने स्केलेटन को छू सकते हो, और बोन को छू सकते हो, तो ये टच करके देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं। और सबसे ऊपर की लेयर हमारी क्या हो गई? एक्टोडर्म हो गई, हमारा नर्व सिस्टम और स्किन, ठीक है। तो हमारे सभी बॉडी पार्ट जो है इन 3 लेयर्स में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया? ये एम्ब्रॉयनिक डिस्क के अंदर 3 पार्ट्स हो गए। अब ये सभी पार्ट्स जो हैं बनने शुरू हो जाते हैं और इनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो 15 डेज से लेकर 1 मंथ में क्या क्या चीज़ें हमारी बनने लगती है। 15 डेज मतलब जो आपका सेकेंड हफ्ता है से लेकर के जो आपका 1 मंथ तक का पीरियड है, वो उसमें आपका क्या क्या बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपका नर्व सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। नर्व सिस्टम का मतलब क्या है? जो आपका न्यूरल ट्यूब था, जो ये इस तरीके से रीढ़ की हड्डी और ये ब्रेन, ठीक है, दिमाग और रीढ़ की हड्डी बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट नर्व सिस्टम बनना शुरू होगा, इसमें एक्टोडर्म फोल्ड होगी, ठीक है। एक्टोडर्म मतलब जो आपका बाहर वाली लेयर थी वो फोल्ड होकर के न्यूरल ट्यूब बनाना शुरू कर देती है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनना शुरू होता है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब ब्रेन, आपका जो कमर रीढ़ की हड्डी है, और आपका जो दिमाग है, ठीक है। और जो आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट भी आपका देखो 1 मंथ के अंदर अंदर आपका हार्ट भी बेबी का पंप करना शुरू हो जाता है, ठीक है। हार्ट भी आपका पंप करना शुरू हो जाएगा 1 मंथ के अंदर, ठीक है। फिर मसल्स हैं, इसी के अंदर आपके क्या क्या बननी शुरू हो जाएंगे? आपकी मसल्स बननी शुरू हो जाएंगी, बैकबोन बननी शुरू हो जाएगी, रिब्स, पसलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी आपका दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा दिखाई देना शुरू हो जाता है ये, ठीक है। आपकी जो लेंथ है वो लगभग 1/4 इंच लंबी हो जाती है। इस समय जो बच्चा है वो कितना लंबा दिखाई देगा? आपको 1/4 इंच दिखाई देगा, ठीक है। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब लाखों करोड़ों आपके अंदर सेल्स बन चुकी होती हैं, और उन्हीं सभी सेल्स का ग्रुप को पता होता है कि उन्हें क्या क्या काम करना है, ठीक है। सब ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस, मतलब उन सबको पता है कि उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ये है हमारा 15 डेज से लेकर के 1 मंथ तक का पीरियड, ठीक है। इसके बाद सेकंड है 1 मंथ से लेकर के 2 मंथ तक का पीरियड में आपका क्या क्या होगा। अब जैसे 2 महीना मतलब क्या? आपका जो एम्ब्रॉयनिक पीरियड है, ठीक है। एम्ब्रॉयनिक पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। अगर आप देखो सबसे सेंसिटिव और जो इम्पॉर्टेंट पीरियड है वो आपका एम्ब्रॉयनिक यानी कि सेकंड स्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इस समय आपके बॉडी पार्ट जो है वो बन रहे हैं। अगर इस समय किसी भी चीज़ की कमी होगी, मान लो न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, केयर ठीक नहीं हुई, तो हो सकता है कोई बॉडी पार्ट मिसिंग ही हो जाए, वो बन ही ना पाए, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव पीरियड है और जो इम्पॉर्टेंट पीरियड है वो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है आपका? इसमें आपका देखो ईयर्स हो गए, आईज़ हो गए, ईयर्स हो गए, नोज़ हो गया, आपकी आँख, नाक, कान, मुँह, जबड़ा, ठीक है, नेक, गर्दन, आर्म्स, आपके हाथ, लेग्स, पैर, फिंगर्स, उंगलियां, टोज, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स, आपके अंदर के ऑर्गन्स जो है, इंटेस्टाइन जो है, ये सब दिखाई देनी शुरू हो जाती है। हार्ट भी आपका काफ़ी हद तक डेवलप होने लगता है, इसके चैम्बर्स भी बनने लगते हैं। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं ना, वो भी बनने शुरू हो जाते हैं। स्प्ली और लीवर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और आपका स्प्लीहा और लीवर जो है वो अपना काम शुरू कर देता है, और ब्लड सेल्स बनानी शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जो लंबाई जो है बेबी की, इस समय 1 इंच लंबे का हो जाता है, और 1/7 आउंस जो है उसका वेट भी हो जाता है। तो अभी बहुत छोटा है और बहुत ही हल्का वेट है, तो फील भी नहीं कर पाती मदर इसको, ठीक है। तो ये आपका 2 मंथ तक का इतना डेवलपमेंट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि आप देख रहे हो सभी ऑर्गन्स, सभी फाउंडेशन पीरियड है, और सभी ऑर्गन्स आपके इसमें बन रहे हैं। अगर कोई भी आपका ऑर्गन इस समय नहीं बन पाया तो वो आगे डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका पीरियड ऑफ फीटस। पीरियड
पीरियड ऑफ फीटस क्या है, देखो सभी बॉडी पार्ट्स हमारे बन चुके हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप होंगे, ठीक है। जैसे आइज़ बन गई हैं, आइज़ जो है फर्दर डेवलप होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, पीरियड ऑफ फीटस होता है आपका 3 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक का पीरियड। कब है, 3 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक का पीरियड हमारे किस में आएगा, पीरियड ऑफ फीटस में आएगा, ठीक है। मदर कैन फील बेबीज़ मूवमेंट, ठीक है। इसमें थोड़ा वेट बेबी का बढ़ने लगता है तो मदर जो है बेबी के मूवमेंट को फील कर सकती है। बेबी मूवमेंट इसमें भी करता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में भी, ठीक है। अपना वो मूवमेंट करने लगता है, लेकिन मदर उसको फील नहीं कर सकती क्योंकि उसका वेट इतना हल्का होता है कि पता ही नहीं चलता अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें जब उसका थोड़ा बहुत वेट बढ़ने लगता है तो मदर जो है उसके मूवमेंट को फील करना शुरू कर देती है, ठीक है। फिनिशिंग ग्रोथ है, इसमें जो भी ग्रोथ हुई है उसका क्या है, फिनिशिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये फिनिशिंग ग्रोथ होती है, इसमें फिनिशिंग ग्रोथ मतलब जो भी बॉडी ऑर्गन्स बन गए उनका फिनिशिंग टच इसमें हो रहा है, ठीक है, और बेहतर बन रहे हैं वो ऑर्गन्स। डेवलप होते हैं, आपके मसल्स हो गए, नर्व सिस्टम हो गए, वेल ऑर्गेनाइज और कनेक्टेड होता है, बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं वो और आपस में कनेक्टेड भी होने लगते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है फीटस कैन किक, ठीक है। फीटस जो है, जो बेबी है आपका, वो किक कर सकता है, ठीक है। बेंड आर्म्स, अपने आर्म्स को मोड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका फीटस क्या कर सकता है, अपने टोस को कर्ल कर सकता है, अंगूठे को मोड़ सकता है। कैन ओपन इट्स माउथ, अपना माउथ को खोल सकता है, बंद कर सकता है। थंब को भी सक कर सकता है, वो अपना अंगूठा भी चूसता है, ठीक है। टाइनी लंग्स ब्रीदिंग प्री रिहर्सल, ठीक है। जो उसके लंग्स हैं छोटे छोटे, वो भी ब्रीथ करने की कोशिश करता है, मतलब रिहर्सल करता है कि अगर वो जब बाहर आएंगे तो किस तरीके से काम करेंगे, तो एक तरीके से रिहर्सल भी वो करने लगते हैं, ठीक है। 12th वीक में आप, अगर बेबी आपका 12th वीक का है तो वहाँ आप सेक्स के जो पार्ट्स हैं वो भी देख सकते हो आप, वो चेक कर सकते हो कि जो आपका बेबी है वो मेल बेबी है या फिर फीमेल बेबी है, तो सेक्स डिटेक्ट भी आप कर सकते हो 12th वीक में, ठीक है। हार्ट बीट हेयर कर सकते हो आप, हार्ट बीट को सुन सकते हो। लॉन्ग 3 इंच है और वेट आपका 1 आउंस है, ठीक है। ये सब काम आप इसमें कर सकते हो। वेट कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी हो जाएगी बेबी की, लगभग 3 इंच तक हो जाएगी और वेट है 1 आउंस तक उसका हो जाएगा, ठीक है। फिर है ये आपका पीरियड ऑफ फीटस में ही ये सेकेंड ट्राइमेस्टर चलेगा, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर भी आएगा आगे। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका जो ये 3 मंथ से लेकर 2nd मंथ तक है और आपका किसके अंदर आ रहा है, पीरियड ऑफ फीटस के अंदर ही आ रहा है सेकंड ट्राइमेस्टर भी, ठीक है। तो इसमें वर्निक्स डेवलप होता है। वर्निक्स क्या है, एक वाइट चीज़ लाइक सब्सटेंसेज है। ये क्या करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एमनियोटिक फ्लूइड से, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड से ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है। लूनो को क्या होता है, लूनो को आपने देखा होगा जब बेबी जन्म लेता है तो उनमें बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं उनके ऊपर। वो क्या करते हैं, वर्निक्स को चिपकाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि उन हेयर्स में क्या हो, वर्निक्स अच्छे से स्टिक हो सके, चिपक सके। देखो ये वर्निक्स है, दिखाई दे रहा ना, ये वाइट वाइट सा चीज़ जैसा, जैसे कि फटा हुआ दूध हो, ठीक है, ये चीज़ जैसा जो है ये, और ये हेयर, ये लुनुगो है, तो पूरी बॉडी में होते हैं लुनुगो, ये पूरा वर्निक्स है, ठीक है। तो ये वर्निक्स है, चीज़ सब्सटेंस है, और साथ ही साथ क्या होता है, आपके हेयर भी होते हैं जो इस वर्निक्स को स्टिक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये वर्निक्स है। वर्निक्स क्या होता है, वाइट चीज़ लाइक सब्सटेंस है, मतलब ऐसा फटा हुआ दूध होता है ना, पनीर जैसा चीज़ जैसा, वैसा सा होता है ये, और स्किन पे चिपका हुआ होता है। और ये जो आपके लुनुगो हेयर होते हैं उनकी हेल्प से आपकी स्किन पे अच्छे से चिपक जाता है। लुनुगो क्या होता है, एक लाइट हेयर होते हैं। आप देखोगे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बॉडी में छोटे छोटे से बाल होते हैं, ठीक है, हल्के हल्के से बाल होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये, इसके अलावा इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स जो है वो वेल डेवलप होने लगते हैं। न्यूरॉन्स, आपकी जो ब्रेन सेल्स होती हैं, ग्लायल सेल्स भी अच्छे से आपकी रैपिडली ग्रोथ करने लगती है, जो आपके दिमाग की सेल्स हैं, ठीक है। ब्रेन आपका अच्छे से ग्रो करने लगता है और आप नई नई बिहेवियरल कैपेसिटीज़ जो है वो सीखने लगते हो। 20th वीक तक आप स्टिमुलेट होने लगते हो, आप स्टिमुलेट एंड इरिटेटेड बाय साउंड आइज साइट बिगन टू इमर्ज, ठीक है। स्टिमुलेट होने लगते हो आप, और आपको जो अपनी आइज़, अगर आपकी आंखों में कोई लाइट लगाएगा तो आप इरिटेट भी होते हो, ठीक है। ये बच्चे जो है इरिटेट होने लगते हैं। लंग्स लेकिन मेच्योर होते हैं, इस समय मेच्योर होते हैं, तो अगर ये जन्म ले ले तो ये इनकी डेथ हो जाएगी अपने आप को। ब्रेन कैन नॉट कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग एंड टेम्परेचर, तो अगर इस एज में ये जन्म ले ले, थर्ड सेमेस्टर 20 वीक में, तो इनकी डेथ होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। इस समय इनको बचाना मुश्किल होता है अगर ये जन्म ले लेते हैं तो। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर है। थर्ड ट्राइमेस्टर आपका कब से हो गया, 3 to 6 मंथ का, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या है, पॉइंट ऑफ विच द फीटस कैन फर्स्ट सर्वाइव, जो वो पॉइंट जहाँ जब बच्चा अगर जन्म ले ले, यानी कि 22 से
लेकर के 26 वीक, अगर आप देखोगे तो कुछ 5.5 महीने के आसपास का टाइम है ये, ठीक है। तो अगर इस समय बच्चा जन्म ले लेगा और तो वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि इस समय उसको, लेकिन सर्वाइव कैसे करेगा, आपको उसको बाहर से ऑक्सीजन देनी होगी, उसको मशीन्स में रखना होगा, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा, तब वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एज ऑफ वायबिलिटी। वो एज जो 22 से लेकर के 26 वीक तक होती है लगभग, अगर इस एज में बच्चा जन्म ले तो वो सर्वाइव कर सकता है। इसी एज को हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ वायबिलिटी बोलते हैं। तो वो एज जब बच्चा पहली बार जन्म लेकर के सर्वाइव कर सकता है तो उसे एज ऑफ वायबिलिटी लेते हैं। लेकिन यहाँ ब्रीदिंग में उसको हेल्प चाहिए, ठीक है। फीटस कैन रिकग्नाइज हिज मदर्स वॉइस। फीटस जो है अपने मदर की वॉइस को रिकग्नाइज कर सकता है भाई। ब्रेन रेस्पिरेटरी आर मेच्योर बट लंग्स आर नॉट मेच्योर, ठीक है। दिमाग तो उसका ठीक हो जाता है, रेस्पिरेटरी भी ठीक मेच्योर हो जाता है, लेकिन आपका उसका जो लंग्स है वो इतने मेच्योर नहीं होते, इसीलिए इसको अपनी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर जल्दी जन्म ले लेगा तो, ठीक है। तो इसीलिए हमें उसे क्या देनी होगी, ब्रीदिंग में उसको हेल्प देनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर है, बॉडी पार्ट सारे बन चुके हैं, अब वो बिल्कुल बढ़िया है, बेबी आपका डेवलप हो गया है, बस वो क्या कर रहा है, वेट गेन कर रहा है और जो उसके बॉडी के ऑर्गन्स है वो सही से काम करना सीख रहे हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। तो ये आपके तीनों स्टेज हो गई। हमारी जो तीनों स्टेज थी, सबसे पहली स्टेज हमने पीरियड ऑफ जाइगोट पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ी पीरियड ऑफ जाइगोट। सेकेंड स्टेज थी हमारी पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, लगाने को आती है। पीरियड ऑफ जाइगोट क्या थी, कॉन्सेप्शन या फिर फर्टिलाइजेशन से लेकर के 2 वीक तक का टाइम। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है हमारा 3rd वीक से लेकर 2 मंथ तक का टाइम, और आपका पीरियड ऑफ फीटस है 3rd मंथ से लेकर 9 मंथ तक का टाइम, ठीक है। ये हमारी 3 स्टेजेस हो गई हैं। अब इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेराटिजोन्स, ठीक है। टेराटोजीन्स, ठीक है। ये है टेराटोजीन्स, ठीक है। टेराटोजीन्स क्या होते हैं, हमारे टेरास जो होते हैं वो होते हैं हमारे मॉन्स्टर, ठीक है। टेराटोजीन्स होते हैं, ये हमारे प्रीनेटल का ही पीरियड वो है ये टॉपिक। तो टेराटोजीन्स में हमारे क्या होता है, टेरास का मतलब होता है मॉन्स्टर, ठीक है। मॉन्स्टर है, मार्वल्स है, माल फॉर्मेशन है, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर रही हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। बेबी को इफेक्ट कर रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं, ठीक है। दैट कैन कॉज डैमेज ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो आपके पीरियड्स को डैमेज कर सकते हैं, आपके प्रीनेटल पीरियड्स को, आपके बेबी को क्या कर सकते हैं, इसके कारण आपका बेबी जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल है, जैसे न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिला है, ठीक है, आपके ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो ये सब क्या है, ये आपके अंदर पाए आपको इन्वायरमेंट से, वातावरण से मिलेंगे, जिससे क्या होगा आपके बेबी में तो इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। अब इसमें है हमारा अब जो टेराटोजीन्स है वो किस पे इफेक्ट करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक तो डोज पे डिपेंड करता है, अगर आपने एक आध बार कोई मेडिसिन खाई है तो इतनी इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन आप उसे रोज ही खाए जा रहे हो तो वो इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी आपके अंदर हेरिडिटरीली अगर उस जो भी फैक्टर्स है, जो इन्वायरमेंट से फैक्टर है आपका, और हेरिडिटरी में भी आपको वो इफेक्ट आसानी से कर सकता है आपकी, तो वो जल्दी इफेक्ट करेगा आपको, ठीक है। एज ऑफ फीटस, फीटस की एज क्या है, एज ऑफ फीटस हो गया। एज ऑफ फीटस के बाद आपका मतलब कि आपका फीटस, अगर फीटस की उम्र क्या है, अगर वो पीरियड ऑफ जाइगोट में है तो उस पर कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जाइगोट तो अपना खुद का न्यूट्रिशन खुद कर लेता है, तो उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में है और उस समय कोई इफेक्ट, आपको बहुत ज़्यादा कोई दवाई खा रहे हो, कोई ऐसी पेन रिलीफ बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में पड़ेगा। पीरियड ऑफ फीटस में भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अदर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। तो इसमें हमारी वीडियो पॉज हो गई थी, तो मैं दोबारा से टेराटोजीन्स वाला स्टार्ट करा देती हूँ, पता नहीं कहाँ तक मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो टेराटोजीन्स क्या है, हमारे टेरास होते हैं, टेरास होता है कोई मॉन्स्टर हो गए, और जो आपका मार्वल्स होते हैं, माल फॉर्मेशन होता है, मतलब कोई भी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सही से फॉर्म नहीं कर हो पा रहे, क्यों, क्योंकि आपको आपके ऊपर क्या है, मॉन्स्टर हैं, जो इन्वायरमेंट के जो बुरी चीज़ें हैं वो इफेक्ट डाल रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो टेरास का मतलब होता है मॉन्स्टर, मार्वल्स और माल फॉर्मेशन। तो इन्वायरमेंटल एजेंट्स है दैट कॉज डैमेज ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड, ये कोई भी इन्वायरमेंटल जो आपके वातावरण में पाए जाते हैं और आपके जो प्रीनेटल स्टेज में आपके बेबी को डैमेज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका टेराटोजीन्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका करेगा डोज पे, क्या डोज कितनी ले रहे हो। अगर आपको हेडेक की टैबलेट्स आपने 1-2 दिन ली है बस, कभी पूरे प्रीनेटल पीरियड में, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप रोज ही ले रहे हो तो आप पे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा वो, ठीक है। हेरिडिटरी, ठीक है, हेरिडिटरी अगर आपके पास ऐसे जीन्स है जो उस पर ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं उस पर्टिकुलर फैक्टर्स पे, ठीक है। मतलब कोई एक तो हेरिडिटरी में भी है वो प्रॉब्लम है, ऊपर से आपके पास जीन्स भी ऐसे ही है, तो एकदम से उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। एज ऑफ फीटस, आपके उसमें फीटस की एज क्या है, ठीक है। मतलब एज की का मतलब क्या है कि अगर आप पीरियड ऑफ फीटस में हो
पीरियड ऑफ जाइगोट में हो तो आप पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाइगोट तो अपना जो शुरू का 15 डेज़ का 2 वीक का बेबी होता है तो वो तो अपना खुद का डेवलपमेंट कर लेता है, तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर उसमें किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट के फैक्टर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड में है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो का हाईली इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस समय आपके बॉडी के पार्ट्स बन रहे होते हैं। अगर इस समय आप बहुत ज़्यादा टैबलेट्स लोगे, अल्कोहल लोगे, तो इससे क्या होगा, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा आपके बेबी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े और कोई बॉडी पार्ट्स बन ही ना पाए। ठीक है, तो ये ज़्यादा हाईली इफेक्टेड होगा। पीरियड ऑफ फीटस में भी माइनर डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है, आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स तो बन ही गए हैं, अब हल्का फुल्का कुछ खास डैमेज नहीं होगा। मान लो कोई लेडी है जिन्होंने शराब पीने की आदत है, तो अल्कोहलिक लेडी है, अगर कोई भी लेडी है, मान लो वो अभी तो अल्कोहल पीती है शुरू के 14 डेज तक, जब तक उसे पता नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जब उसे पता चल गया तो उसे 14 डेज से लेकर के 3-4 महीने तक अल्कोहल छोड़ दी। ठीक है, तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है वो लास्ट के 2-3 महीने में पी भी लेगी, तब भी उतना इफेक्ट उसके बेबी पे नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पीनी है, नहीं पीनी चाहिए, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन जो मेन इफेक्ट पड़ता है वो आपका पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में पड़ता है, और जो हाईली इफेक्टेड होगा वो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो वाला होगा। बाकी पीरियड ऑफ जाइगोट और पीरियड ऑफ फीटस में माइनर डैमेज होता है, हल्का फुल्का डैमेज होता है, कोई ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई फीमेल है जिसके खाने में बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं है, ठीक है, तो अगर पीरियड ऑफ जाइगोट में कैल्शियम की बहुत कमी है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा पीरियड ऑफ जाइगोट में। अगर पीरियड ऑफ फीटस में भी कैल्शियम की कमी है तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में कैल्शियम की कमी है, उसकी डाइट में बहुत ज़्यादा सीवियर, तो हो सकता है कोई बॉडी ऑर्गन्स ही ना बने। ठीक है, फिर उसके बाद है सेंसिटिव पीरियड। सेंसिटिव पीरियड होता है वो लिमिटिंग पीरियड होता है, जिसमें क्या है, लिमिटिंग टाइम पीरियड है। मान लो जो सेकंड स्टेज है वो आपके बोन्स बनने की है। ठीक है, जो सेकंड स्टेज पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है वो बोन्स बनने की है, लेकिन उसमें कैल्शियम ही नहीं है। तो अगर कैल्शियम डाइट में है ही नहीं तो बोन्स बन ही नहीं पाएंगे, और यहाँ जो डैमेज होगा वो डैमेज सबसे ज़्यादा हाईली होगा। ठीक है, तो हार्मफुल डैमेज होगा और रिकवरी डिफ़िकल्ट होगी, समटाइम इम्पॉसिबल होगी। ठीक है, इसमें क्या है, आपका जो बॉडी इज़ बायोलॉजिकल रेडी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आ गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब इसी के अंदर जो मेन है वो अल्कोहल एंड मोस्ट ड्रग है, जो आपके टेट्रोजीन्स होते हैं। तो सब हेडिंग्स हैं। अगर आप अल्कोहल भी, क्या आप बाहर से अल्कोहल ले रहे हो और कुछ ड्रग्स ले रहे हो, तो उससे आपके बेबीज़ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपके जो टेट्रोजीन्स है इसके अंदर छोटी छोटी हेडिंग्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, अल्कोहल एंड मोस्ट ड्रग्स है। इसमें FAS वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फैटल अल्कोहल सिंड्रोम। ठीक है, FASD है फैटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें अगर आपका ऑक्सीजन डिप्राइव का मतलब है अगर मदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले रही है, अल्कोहल ले रही है, तो उसके बेबी तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होती है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी ही सारा ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर लेती है अल्कोहल के चलते। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन के केस देखने को मिलेंगे। अगर मदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीती है तो बेबी में क्या क्या देखने को मिल सकता है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, मेंटली क्या हो सकता है, बेबी रिटार्डेड हो सकता है। ठीक है, मेंटली रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपका इम्पेयर्ड मोटर कोऑर्डिनेशन, मतलब कि जो मोटर कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। अटेंशन कम हो सकता है, मेमोरी कम हो सकता है, लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी उसकी, पुअर जजमेंट एबिलिटी, वेरी एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी होगा ये। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी, पुअर पल्स रेट अच्छी नहीं होगी उसकी, लर्निंग इश्यूज देखने को मिलेंगे, सर उसका छोटा हो सकता है, फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, इम्पेयरमेंट परमानेंट होगा। ठीक है, जो भी कमी आई है वो हमेशा के लिए आएगी, ऐसा नहीं है बाद में ठीक हो जाएगी। ट्रबल विद लॉज, ठीक है, ये वैसे बच्चे होंगे जो बहुत आसानी से कंट्रोल में नहीं आएंगे, लॉज के साथ सही से नहीं रहते, नियम कानून का पालन नहीं करते। ठीक है, मिसकैरेज देखने को मिल सकता है, स्टिल बर्थ और ADHD देखने को मिल जाएगा, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। थोड़े पगलेट से बच्चे हो सकते हैं अगर मदर जो है अल्कोहल पी रही है, तो फैटल अल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलेगा बच्चों में। फैटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी देखते हैं, एक ही बात है, इसमें अलग अलग दोनों एक ही हैं। ठीक है, फैटल अल्कोहल सिंड्रोम और फैटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें कई सारे डिसऑर्डर होते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, फैटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोल सकते हैं। ठीक है, फिर है डिजीज़ और इलनेस इन द मदर। अगर मदर में कोई डिजीज़ है तो ऑब्वियसली बच्चे में भी दिखाई देगा उसका असर। ठीक है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, हाई BP हो जाए, मदर को डायबिटीज़ हो जाए, एक्लैम्पसिया हो जाए, रूबेला हो जाए, चिकन पॉक्स हो जाए, जो आपको छोटी माता बड़ी माता आ जाती हैं, इस तरह का वायरल हो जाए, तो इसके चलते क्या होगा, मदर में अगर डिजीज़ है तो बच्चे में भी वो डिजीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है,
फिर स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो ठीक है, स्मोकिंग कर रहे हो तो इसमें क्या है, आपका जो लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा, आपके जो बेबी को ऑक्सीजन चाहिए जाना चाहिए था वो ऑक्सीजन बेबी को ना जाके बॉडी कंज्यूम करने लगेगी, ठीक है। क्योंकि बीएमआर बढ़ जाता है बॉडी का, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हो तो अब बीएमआर बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन जो बेबी तक जाना था उसकी जगह वो बॉडी में ही यूटिलाइज होने लगेगा। प्रीमेच्योर बर्थ देखने को मिलेंगी इसमें, बच्चों की जन्म पहले हो जाता है समय से पहले। लो बर्थ वेट कम होगा बच्चों का जन्म लेते समय। चाइल्ड स्टिल बर्थ, ठीक है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम देखने को मिलता है, SIDS है इसकी फुल फॉर्म होती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, बच्चा सोते सोते ही सोया होता है, हमें पता ही नहीं चलता, सुबह देखते हैं तो बच्चे की डेथ मिलती है, ठीक है। कभी कभार ये जनरली तब देखने को मिलता है जब बच्चे उल्टे होकर सो जाते हैं, ठीक है, टमी के बल सो जाते हैं, तब देखने को मिलता है कि बच्चों की सुबह डेथ ही हो जाए और सुबह जगते ही नहीं है वो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सोते सोते ही बच्चों की डेथ हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर फोर्थ है आपका RH फैक्टर इनकॉम्पिटेबिलिटी, ठीक है। RH फैक्टर इनकॉम्पिटेबिलिटी का मतलब क्या है, आपको पता ही है कि हम जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, ठीक है, तो या तो जो ये पॉजिटिव है या तो किसी के ब्लड ग्रुप में होगा या फिर नहीं होगा, इसको बोलते हैं RH, ठीक है। तो RH फैक्टर जो है कब किसी के ब्लड में होता है, अगर किसी का AB नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, उसके उसमें RH नहीं है, ठीक है, और AB पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर RH फैक्टर है, ठीक है। एक तरीके का एक फैक्टर है ये जो किसी के ब्लड में होता है, किसी के ब्लड में नहीं होता है। तो अगर मदर के ब्लड में RH नेगेटिव है, ठीक है, मदर का ब्लड तो RH नेगेटिव है, यानी कि उसके अंदर वो फैक्टर पाया नहीं जाता RH। और फादर का ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि अगर मान लो मदर का ब्लड है AB नेगेटिव, ठीक है, फादर का ब्लड है A पॉजिटिव, तो मदर के ब्लड में तो AB नेगेटिव है यानी कि फैक्टर है नहीं, और फादर का ब्लड क्या है A पॉजिटिव, यानी कि फादर के ब्लड में वो फैक्टर है। तो अब क्या हुआ, वो फैक्टर अगर फादर के ब्लड में है और मदर के ब्लड में नहीं है तो वो फैक्टर मदर जब बेबी कंसीव होगा और अगर बेबी के ब्लड का भी फैक्टर जो है RH पॉजिटिव हो जाए, मदर की बॉडी में तो है नहीं RH फैक्टर, और बेबी के बॉडी में RH फैक्टर हो जाए, बेबी का ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर पॉजिटिव हो जाए, तो उससे क्या होगा, जब भी आपका जो बेबी है, जो बेबी जो है आपकी बॉडी में पल रहा है, ठीक है, तो उसमें RH पॉजिटिव के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो RH पॉजिटिव है ये मदर की सेल्स में भी जाएगा, मदर के ब्लड सेल्स में भी जाएगा, तो जब ये मदर की ब्लड सेल्स में जाएगा, ठीक है, RH पॉजिटिव, अब मदर की बॉडी में तो RH है नहीं, तो मदर की बॉडी क्या करेगी, उसे एज ए डिफेंस लेगी, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि इम्यून सिस्टम मदर की बॉडी का एक्टिवेट हो जाएगा, वो सब मारने की कोशिश करेगी। अब इसे मारने की कोशिश करेगी तो यही जो एंटीबॉडीज जो मदर की बॉडी में बन रही हैं, ठीक है, ये कहाँ चली जाएंगी, बच्चे के अंदर तक भी जा सकती हैं, ठीक है, तो इससे बच्चे को भी हार्म हो सकता है, ठीक है। तो पहली वाले बेबी में तो इसमें दिक्कत नहीं होती, पहली डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट डिलीवरी में जो अगली डिलीवरी तो उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है मदर का अगर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव है और फादर का अगर RH पॉजिटिव है तब ये देखने को मिलेगा। अगर मदर का RH पॉजिटिव है, ठीक है, तब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मदर का पॉजिटिव और फादर का चाहे नेगेटिव भी हो तो, ठीक है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है, बच्चे में मिसकैरेज देखने को मिल सकता है, हार्ट डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ बच्चे की बॉडी में भी जा रही है ना, तो बच्चे के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देंगी, ठीक है। डेथ, इन्फेंट डेथ देखने को मिल सकती है, मस्कुलर टेंशन, इम्प्रॉपर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये सब देखने को मिल सकता है बच्चे में, ठीक है। इम्प्रॉपर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मसल्स में इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर उसके RH फैक्टर इनकॉम्पिटेबिलिटी है तो बच्चे में ये सही से देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद है न्यूट्रिशनल डिफिसिट एंड इनकन्सिस्टेंसीज। इसका मतलब क्या है, आप न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले रहे हो, मान लो फोलिक एसिड आपके उसमें कम है, ठीक है, डाइट में, तो कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, स्पिना बिफिडा देखने की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये भी अगर आपने कैल्शियम की बहुत कमी है आपके डाइट में तो क्या होगा, बेबी में जो बोन्स हैं वो अच्छे से नहीं होंगी, वीक बेबी होगा, आयरन अगर कम है तो बच्चे का ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होगा, तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके चलते इफेक्ट करेगा, जैसे फॉलिक एसिड कम है तो स्पिना बिफिडा वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से स्पिना बिफिडा में क्या होता है, जो आपका बेबी है उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, जैसे बच्चे की रीढ़ की हड्डी है ये बंद नहीं हो पाती, यहाँ पे कुबर जैसा बन जाता है, और जो प्रोटीन है वो लीक होता है बॉडी से बच्चे के, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका स्पिना बिफिडा वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है अगर फॉलिक एसिड की कमी है, तो ये एग्जाम में आता भी है, ठीक है। स्पिना बिफिडा की प्रॉब्लम देखने को कम मिलेगी जब आपके बच्चे में फॉलिक एसिड की कमी है तो।
ठीक है। तो स्पिना बिफिडा के बाद हमारा है फिर है आपका स्ट्रेस और इमोशनल फैक्टर्स है। अगर मदर बहुत स्ट्रेस रहती है और इमोशनली अच्छी नहीं है तब भी उसके बच्चे में चिड़चिड़े बच्चे हो जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत रोते धोते होते हैं क्योंकि उनके प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी मदर हैप्पी नहीं होती है। रेडिएशन एक्सपोजर है, रेडिएशन एक्सपोजर है तो इसमें क्या हो सकता है, रेडिएशन के थ्रू आपके डीएनए इफेक्ट हो सकते हैं, म्यूटेशन और जेनेटिक डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका पहले आपने देखा होगा जापान में जो वो परमाणु बम हुआ था तो उसके डीएनए में इफेक्ट हो गया वहाँ के लोगों को। अब तक वहाँ के बच्चे जो है हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं क्योंकि उनके डीएनए में इफेक्ट हो गया था। ठीक है, केमिकल टॉक्सिन्स एंड पॉप्यूलेंस, ठीक है, कुछ ऐसे जो पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास जो केमिकल्स हम खा रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट से जो केमिकल हो गई, गैसेज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, पॉलीथीन्स होगी, ये सब हमारी बॉडी में जो जा रही है। ठीक है, इनसे भी क्या है हमारे बेबी में साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है, बहुत सारे इन्फेक्शन जो मदर को हैं तो वो बच्चे में भी देखने को मिलते हैं। जैसे HIV में है, अगर मदर को HIV एड्स है तो वो बच्चे को भी देखने को मिलता है। लेकिन आजकल जो है एक मेडिसिन आई है जिसे बोलते हैं जिडोविडिन, ठीक है, JDV, ठीक है, जिडोविडिन मेडिसिन है। ये आपका अगर मदर में एड्स है तो बच्चे तक एड्स को पहुंचाने से बचाती है। ठीक है, तो जिडोविडिन मेडिसिन इसको बोलते हैं। इसके बाद है आपका साइटोमेगलो वायरस। ठीक है, साइटोमेगलो वायरस क्या है आपका, साइटोमेगलो वायरस है आपका इन्फेक्शन थ्रू रेस्पिरेटरी एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये वायरस है जो इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू आपके अंदर आता है। हर्बस सिम्प्लेक्स हो गया, ये भी एक वायरस है। इसके कारण मिस कैरेज हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबी पैदा हो सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है और फिजिकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, फिर है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, ये पैरासाइट्स हैं जो हमारे कृमि पाए जाते हैं बॉडी में एनिमल्स में, और जब हम खा लेते हैं तो उन एनिमल्स को हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी ये आ जाते हैं। तो ये बच्चे में आई और ब्रेन डैमेज का कारण बन सकते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या थे, ये हैं आपके टेराटोजीन्स। ठीक है, टेराटोजीन्स में आपके क्या क्या आ गया, एल्कोहल एंड मोस्ट ड्रग्स आ गए, डिजीज और इलनेस आई है, इसके बाद आरएस फैक्टर्स आया, स्मोकिंग आया है, न्यूट्रिशन डिफिशिएंट आया है, स्ट्रेस एंड इमोशनल फैक्टर, रेडिएशन एक्सपोजर और आपका केमिकल टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूटेंट्स, और इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़, साइटोमेगलोवायरस हो गया आपका, और टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हैं जो आपको इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सारा किसका था, ये था आपका टेराटोजीन्स का। ठीक है, तो ये सारे प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्विंस। ठीक है, अगर आपका बेबी ट्विंस पैदा हो रहे हैं तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि बेबी जो है जुड़वा हुए हैं। ठीक है, तो इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो हमने क्या देखा था, एक तो हमने ये वाली स्टेज देखी थी जिसमें हमने देखा था कि ओवरी से एक ओवर रिलीज हुआ। ठीक है, स्पर्म तो हमने देखे थे कि मिलियंस लाखों स्पर्म्स एक बार में आते हैं। ठीक है, तो स्पर्म्स तो खूब सारे आते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरी में हमारा ओवा जो है वो एक ही रिलीज हुआ है। ठीक है, तो जो भी तेज स्पर्म होगा वो उसको पकड़ लेगा और एक एग जो है वो ये फर्टिलाइज होकर के यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये मेथड था, तो ये तो आपका नॉर्मल का मेथड है। अब मान लो आपकी इस ओवरी से एक से ज़्यादा दो या फिर इस ओवरी से भी साथ साथ में कोई ओवा जो है वो रिलीज हो गया है। ठीक है, दूसरी वाली से भी। ठीक है, तो अब उस केस में स्पर्म तो बहुत सारे हैं तो कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है। तो अगर मान लो यहाँ से दो ओवा एक साथ रिलीज हो गए या तीन ओवा एक साथ रिलीज हुए तो जो भी स्पर्म आएंगे वो क्या करेंगे, अपना अपना स्पर्म जो ओवा जो है वो पकड़ लेंगे। तो यहाँ कितने बच्चे हो जाएंगे, यहाँ एक साथ तीन बेबी जो है वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो प्रेगनेंसी ये हो गई। एक में क्या होता है, यहाँ से एक ही ओवा आया है। ठीक है, एक ही ओवा आया है, यहाँ से भी एक ही स्पर्म आया है। ठीक है, तो दोनों फर्टिलाइज हो गए। लेकिन जब वो फर्टिलाइज हुए तो इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जो यहाँ ही दो बेबी में वो डेवलप हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डाइजाइगोट। पहले वाले को बोलेंगे मोनोजाइगोटिक और दूसरे वाले को बोलेंगे डाइजाइगोटिक। ठीक है, तो ये दो केस हमारे होते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ ट्विंस में हमारे दो तरह के टाइप्स हैं। एक है हमारा आइडेंटिकल ट्विंस और एक है फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, एक एग है और एक स्पर्म है। ठीक है, एक ही एग आया है, ये वाला एग एक ही एग है और एक ही इसका अंदर स्पर्म है। ठीक है, फिर जब प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हुई तो उस समय किसी तरीके से दो अलग अलग एम्ब्रियो जो है वो बन गए हैं। ठीक है, और अलग अलग बेबी डेवलप हो गए हैं। ठीक है, उस समय अगर, और दूसरा वाले में क्या है, दूसरे फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या है, अलग अलग एग्स हैं और अलग अलग ही स्पर्म है शुरू से ही। ठीक है, तो अलग अलग एग्स हैं तो अलग अलग स्पर्म्स हैं, तो दो एम्ब्रियो उसमें एक साथ बस
कंसीव हो गए हैं, ठीक है, एक साथ जो है वो बस कंसीव हो गया। इसमें ये होगा वाला केस जो सीता गीता वाला केस है। इसमें दोनों बेबी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इसमें क्रोमोसोम सेम है ना, इसमें अगर एक ही स्पर्म है, ये वाले में आपका आइडेंटिकल ट्विंस में आपका जो है एक ही स्पर्म है और एक ही ओवम है, एक ही स्पर्म है आपका इसमें और एक ही ओवम है, ठीक है, एक ही स्पर्म है और एक ही ओवम है, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स इसके हैं और 23 क्रोमोसोम्स इसके हैं, ठीक है। फिर इनसे मिलकर के जाइगोट बना 46 क्रोमोसोम्स का। 26 क्रोमोसोम्स इसका मतलब क्या है, जीन्स जो है इसमें अपने अपने हैं, तो इसमें एक जीन्स, इसमें सेम जीन्स आएगा। अब जब ये 46 क्रोमोसोम्स का एक बेबी बन गया, तब सेल डिवीज़न के समय जब प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हुई, तो जब सेल डिवीज़न हुआ तो उस समय किसी कारणवश 2 बच्चे हो गए, ठीक है, 2 अलग अलग क्लस्टर, 2 अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो गए, तो 2 अलग अलग बेबी में डेवलप हो गए ये, ठीक है। तो ये एक रीज़न तो ये है। अब इसमें क्या है, इसमें क्योंकि क्रोमोसोम सेम थे, डीएनए सेम थे, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम बच्चे होंगे जो सीता और गीता वाले हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल क्यों, क्योंकि एक ही एग था और एक ही ओवा था। जो आपने देखा होगा जो आजकल चिंकी मिंकी आ रही है वो इसी का केस है, ठीक है, चिंकी मिंकी जो है वो इसी का केस है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर डीएनए जो है वो बिल्कुल सेम है। जो डीएनए है, सीता गीता हो गया, राम श्याम हो गए, जो बिल्कुल जुड़वा लगते हैं देखने में, ठीक है। इसमें या तो एक बेबी या तो दोनों बेबी लड़के ही होंगे या दोनों बेबी लड़कियां ही होंगी इस केस में। क्यों, क्योंकि जो 23वां जोड़ा है वो तो सेम है ना, तो या तो लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे, उसके बाद हुए हैं ना वो, ठीक है। तो 23वां जोड़ा जो आपका क्रोमोसोम्स का सेक्स क्रोमोसोम्स को डिटरमाइन करता है, एक्स या XY, तो इसमें तो सेम है ना वो, एक ही, क्योंकि एक ही स्पर्म है, एक ही ओवम में, तो 23वां जोड़ा सेम है। तो इसमें जो बेबी होंगे, जब उस 46 क्रोमोसोम्स बने उसके बाद वो अलग अलग एम्ब्रियो हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपके जो बेबी होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन ये वाले जो हैं इसमें अलग ही एग है और अलग ही स्पर्म है, तो इसमें सेम नहीं होंगे, इसमें बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे एक परिवार के छोटे भाई बहन होते हैं, बड़ा छोटा भाई बहन जैसे एक जैसे लगेंगे, थोड़े बहुत जो मिलते जुलते होते हैं, ये बिल्कुल वैसे होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, बस ये एक समय पे कंसीव हो गए हैं, जो बड़ा भाई छोटी बहन होती है वो एक साथ कंसीव हो गए। इसमें या तो दोनों लड़के भी हो सकते हैं या दोनों लड़कियां भी हो सकती है, या एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है, इसमें कोई भी केस हो सकता है आपके फ्रेटर्नल में, क्योंकि 2 एग्स और 2 स्पर्म्स है, ठीक है। तो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, सबके अलग अलग अपने डीएनए हैं, ठीक है। तो ट्विंस में हमारे पास 2 तरह के केस हो गए, एक है फ्रेटर्नल यानी कि डाइजाइगोटिक ट्विंस, एक है आइडेंटिकल यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, यानी कि एक ही जाइगोट से निकल के आए हैं, तो मोनोजाइगोटिक। यहाँ 2 अलग अलग जाइगोट हैं, तो ये 2 डाइजाइगोटिक हो गया, ठीक है। इसमें 2 स्पर्म है, 2 ओवम है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, स्पर्म तो बहुत सारे आ ही रहे हैं बॉडी में, मिलियंस ऑफ स्पर्म है, और जो ओवम है वो आपके 2 से ज़्यादा अगर आ गए, 2, 3, 4 ओवम आ गए हैं एक साथ, तो 2 जाइगोट बन जाएंगे, 2, 3, 4 जाइगोट आपके बन जाते हैं, ठीक है। सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स जो है वो अलग अलग हैं, क्योंकि अलग स्पर्म है अलग ओवम है, तो अपने दोनों के पास क्या होंगे, अपने अपने क्रोमोसोम्स अपने अपने वो सेट होंगे, ठीक है। इसमें एक केस ये भी होता है कि मान लो अगर आपके जो स्पर्म है वो आपकी बॉडी में अंदर एंटर करते हैं, तो कम से कम 3 से 4 दिन तक वो आपकी बॉडी में रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं स्पर्म, ठीक है। एंटर तो मिलियंस करते हैं, लाखों स्पर्म एंटर करते हैं, लेकिन जो एग है वहाँ तक कुल 300-400 स्पर्म ही पहुँच पाते हैं, ठीक है। वो भी वेट कर सकते हैं वहाँ पे ओवा का रिलीज होना है। मान लो अगर मेल और फीमेल ने रिलेशनशिप बनाए आज की डेट में, ठीक है, अब उस समय एग जो है वो रिलीज नहीं हुआ था, तो वो वहाँ जो बॉडी के अंदर 300-400 स्पर्म तकरीबन 3 या 4 दिन तक वेट कर सकते हैं, वो लगभग 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं फीमेल की बॉडी में, ठीक है। उसके अंदर जाकर के अगर 4 दिन बाद भी ओवा रिलीज हो रहा है तब भी वो उसको फर्टिलाइज कर लेंगे। लेकिन ओवा अगर रिलीज हुआ है, ठीक है, ओवा अगर आज रिलीज हुआ है और उसे आज ही अगर स्पर्म नहीं मिले तो वो आज ही उसकी डेथ हो जाएगी, वो 12-24 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव ओवा रिलीज़ होने के बाद नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यही है, अगर आपको स्पर्म मिल गए हैं, दो या 2 से ज़्यादा स्पर्म है, 2 या 2 से ज़्यादा ओवम है, तो उतने ही जाइगोट आपके बन जाएंगे। इसमें आपके सभी के सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट सेक्स के बच्चे हो सकते हैं, सेम सेक्स के बच्चे हो सकते हैं, दोनों लड़कियाँ हो सकती हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, या एक लड़की और एक लड़का भी हो सकता है, या 2 लड़कियाँ एक लड़का हो सकता है, अगर ज़्यादा हैं तो यहाँ पर कोई भी सेक्स हो सकता है, ठीक है। फिर है सेपरेट प्लेसेंटा एंड सेपरेट एमनियोटिक सैक, ठीक है। इसमें आपका अपना खुद का सेपरेट प्लेसेंटा होगा हर बच्चे का, और सेपरेटिक एमनियोटिक फ्लूइड होगा, ठीक है, एमनियोटिक सैक होगा। इसमें फैक्टर्स क्या क्या हैं, फैक्टर्स होते हैं जेनेटिक बैकग्राउंड ऑफ मदर। देखो फादर का तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फादर की बॉडी से तो वैसे भी लाखों स्पर्म आ ही रहे हैं, तो मेन किस पे इफेक्ट करेगा, ये मदर की बॉडी से इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर मदर की बॉडी में देखा जाएगा, जेनेटिक ही मदर के बैकग्राउंड ऐसा है कि मदर में भी एक साथ कई सारे ओवर रिलीज हो जाते थे, मदर में भी रिलीज होते हैं, तो आने वाले लड़की जो है उसमें भी चांसेस हैं कि उसकी भी ओवर ज़्यादा रिलीज हो एक साथ, ठीक है।
ठीक है। तो फिर इसमें दूसरा है फर्टिलिटी ड्रग्स। ठीक है, फर्टिलिटी ड्रग्स में क्या है, अगर फीमेल को बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रही है, वो दवाइयाँ ले रही है जिससे फर्टिलिटी होगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि मदर कंसीव नहीं कर पाती है, डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए उसे फर्टिलिटी ड्रग्स देते हैं जिसमें बेबी हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे ओवर ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं, तो एक से ज़्यादा फर्टिलिटी ड्रग्स के चलते कंसीव होने के चांसेस होते हैं। न्यूट्रिशन है। ठीक है, न्यूट्रिशन भी एक फैक्टर करता है। अगर आप बहुत गर्म और हेल्दी खाना ले रहे हो तो उससे भी हो सकता है कि ओवर एक से ज़्यादा रिलीज हो जाए। ईच एडिशनल बर्थ, मतलब कि 1 2 3 4 जन्म होते जा रहे हैं, बच्चे बार बार मदर बन रही है, तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके जो बेबी हैं वो आपके ट्विंस होने के चांसेस होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप अगर गर्म इन्वायरमेंट में रह रहे हो, हॉट इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट हॉट है आपका, तो वहाँ भी बेबीज़ के होने के चांसेस, ट्विंस बेबीज़ के होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फ्रेटर्नल का। ठीक है, अब है आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, इसमें क्या है, आपका एक ही स्पर्म था, एक ही ओवम था। ठीक है, ये स्पर्म है, ये ओवम है, इसमें अपने 23 क्रोमोसोम्स है, इसमें 23 क्रोमोसोम्स है, दोनों मिले एक बेबी बना 46 क्रोमोसोम्स का। ठीक है, अब यहाँ जब सेल डिवीज़न हो रहा है, जब कोशिका विभाजन हो रहा है, तो उसी समय किसी कारणवश दो अलग अलग हो गए हैं ये सेल्स। तो ये वही है आपका चिंकी मिंकी वाला केस, दोनों बच्चे बिल्कुल सेम लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेम जेनेटिक मटीरियल और सेम क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो एक स्पर्म में एक ओवम में माइटोसिस की प्रोसेस हुई, 2 जाइगोट में ये बदल गया, जाइगोट है ये। ठीक है, 2 जाइगोट बन गए। सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स जो है वो दोनों में सेम होंगे, बिल्कुल राम शाम वाला केस। ठीक है, यहाँ पे हमेशा जो बेबी होंगे वो सेम सेक्स के होंगे, क्योंकि 23वां जोड़ा तो यहीं आ जाएगा ना। 23वां जोड़ा जो आपका 23rd वाला जोड़ा था सेक्स को डिटरमाइन करने का, ये हमने जेनेटिक में बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, वो तो एक ही बार में आ जाएगा ना, स्पर्म में आएगा, या तो एक्स आया होगा या वाई आया होगा, तो वही जो है दोनों बच्चों में वो दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स है वो सेम है, एक ही क्रोमोसोम्स है। ठीक है, सेम सेक्स चिल्ड्रंस हो सकते हैं, सेम प्लेसेंटा और सेपरेट एमनियोटिक सेक्स जो है ये शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ट्विंस के केसेस हो गए। ये 2 तरह के ट्विंस हमारे देखने को मिलते हैं। अब कुछ टेस्ट हैं जो हम करते हैं प्रीनेटल के टाइम पे, ये चेक करने के लिए कि हमारे बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आपके प्रीनेटल डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं, ये क्या करते हैं हम, ये कुछ टेस्ट हैं जिन्हें करके हमें देखते हैं कि हमारे बेबी में किस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको हम जेनेटिक काउंसलिंग, भी आजकल बहुत पॉपुलर टर्म चल रहा है, जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब ये होता है जब कोई मदर जो है प्रेग्नेंट होती है, तो वो उसको डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसके कई तरह के टेस्ट करता है, और टेस्ट में ही पहले ही पता चल जाता है कि उनके बच्चे में कोई डिसऑर्डर या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेंटली डिसऑर्डर नहीं है। अगर उनको पहले से ही, अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर, तो मदर को पहले ही बता दिया जाता है कि आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अब आप देख लो कि इसे रखना है या फिर अबॉर्ट कराना है। ठीक है, तो ये वैसे जनरली तो इसलिए किया जाता है ताकि पेरेंट्स जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ अगर उनके घर में कोई स्पेशल नीड चिल्ड्रन आ रहा है तो। ठीक है, तो इसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग पहले की जाती है, या फिर प्रिकॉशंस भी किए जा सकते हैं कि क्या करें कि इसके चलते कुछ हमारे बच्चे के लिए हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सबसे पहला टेस्ट है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस क्या है, ये एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल लेता है। जो बेबी था ना, ये बेबी था, इसके चारों तरफ द्रव था, एक है ना, लिक्विड सा पड़ा हुआ था ना, जिसके अंदर बेबी तैरता रहता है एस्ट्रोनॉट की तरह। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो लिक्विड है, थोड़ा सा लिक्विड का सैंपल निकाल लेते हैं। इस लिक्विड में बेबी की सेल्स भी आ जाती हैं। ठीक है, कुछ सेल्स ऐसे आसपास घूमती रहती हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड्स को ले लेते हैं सैंपल, और इसमें से सेल को हम एग्जामिन कर सकते हैं। कोशिकाएं आती हैं बच्चों की, तो उन कोशिकाओं से हम देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम्स आ जाएंगे ना, सेल्स होंगी, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, तो आप क्रोमोसोम्स निकाल लो, क्रोमोसोम्स चेक कर लो कि बच्चे के अंदर किसी भी तरीके का डिफेक्ट तो नहीं है, जो जेनेटिक वाले में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये आप कर सकते हो प्रेगनेंसी के 11 to 14 वीक में, और आपका 1 से 2 हफ्ते में इसका रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका क्रोनिक विलस सैम्पलिंग। ठीक है, क्रोनिक विलस सैम्पलिंग में क्या होता है, जो हमने देखा था ना प्लेसेंटा कोरियन लेयर जो बनी थी, ये बेबी है, बेबी के ऊपर एक कोरियन लेयर बन रही थी, जो आगे जाके क्या हो रही थी, प्लेसेंटा में डेवलप हो रही थी। तो हम क्या करते हैं, इस कोरियन लेयर का थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, सैंपल कैसे लेते हैं, वजाइना की तरह ये थ्रू एक सीरीज अंदर डालते हैं, या फिर टमी के थ्रू भी डाल सकते हैं सीरीज, और सीरीज से क्या कर लेते हैं,
लेते हैं, हम उस सिरिंज से थोड़ा सा सैंपल बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्रोनिक विलस सैम्पलिंग में क्या होता है, सम टिश्यूज जो है मूव्ड फ्रॉम द क्रोनिक विलस सेल्स आर एग्जामिन फॉर जेनेटिक डिफेक्ट, ठीक है। फिर इन सेल्स को क्या करते हैं हम जेनेटिक डिफेक्ट के लिए एग्जामिन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स निकालो और देख लो भाई कि हमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो हमारे बच्चे में नहीं है। 6 to 8 वीक में कर सकते हैं, जैसे ये लेट कर सकते हैं, ये उससे भी पहले कर सकते हैं आप। 6 to 8 वीक में कॉन्सेप्शन के बाद जो फर्टिलाइजेशन हुआ है बेबी का, उसका 6 से 8 हफ्ते में ही आप कर सकते हो, 2 महीने के अंदर अंदर आप ये वाला कर सकते हो, ठीक है। इसमें 24 घंटे में रिजल्ट भी आ जाता है, तो ये ज़्यादा फास्ट है, इससे ये वाला ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो ये हमारा फटाफट हो जाता है क्रोनिक विलस सैम्पलिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फीटोस्कोपी। फेटोस्कोपी में क्या होता है, इसमें आपका एक स्मॉल ट्यूब होती है जिसे हम वेजाइना की तरह वेजाइना के थ्रू बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं मदर की बॉडी में। और यूट्रियस का जो वो है, यूट्रियस में जो भी पार्ट हो रहा है वो आप देख सकते हो, आपके यूट्रियस में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो कि बच्चे के हाथ पैर ठीक है, आप बच्चे की दोनों आइज़ ठीक है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। और ये 15 to 18 वीक में हो सकता है कॉन्सेप्शन के बाद, ठीक है। और उसमें जो ट्यूब हम डालते हैं ना, उसमें छोटी सी लाइट का बल्ब भी लगा हुआ होता है, ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड भी आपने देखा ही है कि अल्ट्रासाउंड में हम क्या करते हैं, आपने अल्ट्रासाउंड होते हुए देखा है, जिसमें हम क्या करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को यूज़ करते हैं, जिसमें बेबी की फ़ोटो जो है सामने वाले टीवी में आ जाती है, अंदर जो बेबी था, ठीक है। मैटरनल ब्लड में मदर का ब्लड ले लेते हैं, तो मदर का ब्लड के अंदर क्या होता है, बेबी की भी कुछ सेल्स आ जाती है, तो मदर के ब्लड लेते हैं तो उसमें से सेल्स निकाल के आप चेक कर सकते हो। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, ठीक है। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस का मतलब ये है, ये हम जब इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन करते हैं। इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, मान लो मदर और फादर में से कोई कंसीव करने के लायक नहीं है, ठीक है, कंसीव करने के लायक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को डॉक्टर के पास गए, दोनों का मदर ने क्या कर दिया कि डॉक्टर ने क्या किया, मदर की बॉडी से ओवम निकाला, फादर की बॉडी से स्पर्म निकाला और अपनी लैब में उन दोनों का फर्टिलाइजेशन कर दिया। उसके बाद वो चेक करेंगे कि दोनों की जो बेबी जाइगोट बना है, ठीक है, लैब के अंदर जो जाइगोट बन रहा है क्या वो ठीक है, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे हमने डाउन सिंड्रोम देखे थे, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, बहुत सारे डिसऑर्डर हमने देखे थे जेनेटिक के टाइम पे, तो उस तरीके का कोई जेनेटिक तो उसके बच्चे के अंदर नहीं है। अगर बच्चे के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर होगा तो वो वाला जाइगोट हटा के नया जाइगोट फिर इम्प्लांट कर दिया जाएगा मदर की बॉडी में, ठीक है। तो ये प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोस्टिक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये है एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। इसमें ये देख रहे हो आप, इस तरीके से सीरीज डाल करके यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये वाले पोर्शन का, इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर इसको एग्जामिन कर देंगे। तो ये एमनियोसेंटेसिस इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब ये आप यहाँ के थ्रू भी कर सकते हो, एब्डोमिनल के थ्रू भी, या फिर अंदर से वेजाइना के थ्रू भी आप ये वाला सैंपल निकाल सकते हो, ठीक है। देखो ये क्रोनिक विलस सैम्पलिंग है, ठीक है। देखो बिल्कुल यहाँ पे कोरियन लेयर है, उसको निकाल रहे हैं ये, ठीक है, उसको निकाल रहे हैं ये, ठीक है। ये देखो फीटोस्कोपी से हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं बेबी के बॉडी ऑर्गन्स और बाहर से हम कि हमारा बेबी कैसा है, ठीक है। और ये सिंपल अल्ट्रासाउंड सबको पता है कैसा होता है, ठीक है। देखो वो वहाँ इमेज दिखाई दे रही है बेबी की, ये देखो ये सारी इमेज, यहाँ ये सारी इमेज जो है वो बेबी की दिखाई दे रही है, तो ये अल्ट्रासाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे टेस्ट थे जो हमने देखे। अब इसमें है एक इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन IVF, ठीक है। IVF आपको पता ही है आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है IVF, ठीक है। जैसे शाहरुख खान ने अपना छोटा वाला बेटा IVF के थ्रू करवाया है, ठीक है। अभी शिल्पा शेट्टी की जो बेटी है वो IVF के थ्रू हुई है। इसके अलावा जो आपका तुषार कपूर है, उसके तुषार कपूर एकता कपूर के जो बच्चे हैं वो IVF के थ्रू हुए हैं। तो आजकल बहुत पॉपुलर IVF चल रहा है। तो इसमें क्या है, आप IVF में क्या होता है, मान लो मेल है और फीमेल है, ठीक है। अब मेल और फीमेल में क्या है, मेल का जो स्पर्म है, ठीक है, और जो फीमेल का ओवम है, ठीक है। अब मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो ओवम है दोनों ठीक है, लेकिन मदर की बॉडी में जो है इन दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, मेल की बॉडी से स्पर्म निकाल लेगा, फीमेल की बॉडी से ओवम निकाल देगा और फिर लैब के अंदर दोनों का फर्टिलाइजेशन कर देगा। फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या करेगा, इम्प्लांट जेनेटिक डायग्नोसिस करेगा, पहले देख लेगा कि उनके फर्टिलाइजेशन का जो जाइगोट बना है उसमें किसी भी तरीके का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर वो हेल्दी है तो वो मदर की बॉडी में इम्प्लांट कर देगा और फिर वो बेबी जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये केस है, ठीक है। दूसरा केस ये है, मदर की जो बॉडी है, ठीक है, वो तो बढ़िया है, उसमें ओवा वगैरह भी बिल्कुल सही है, सब कुछ सही काम हो रहा है, लेकिन मेल का जो स्पर्म है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, किसी और का मेल का स्पर्म लेकर के फीमेल की बॉडी में इंसर्ट कर देगा और यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके विपरीत अगर मदर का जो ओवम है,
वो ठीक काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और फादर का स्पर्म ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, किसी और फीमेल का ओवम लेकर के मदर की बॉडी में और मेल का जो स्पर्म है लेकर के यहाँ पे इम्प्लांट कर देगा। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके की प्रेगनेंसी चल रही है ये दुनिया भर की, ठीक है। तो ये आपके क्या है, इनको बोलते हैं इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ओवरियन स्टिमुलेशन देंगे, ठीक है। ओवरियन स्टिमुलेशन का मतलब ये उस केस में है जब अभी फीमेल जो है वो ठीक है, उसमें ओवरी में इतना है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, तो उसको क्या करेंगे, हम ओवरी का स्टिमुलेशन देंगे, उसके ओवरी को स्टिमुलेशन दे करके उसमें से एग को रिलीज करेंगे, ताकि एग कहाँ है, आपके जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ एग आए, ठीक है। एग रिट्राइवल होगा और फिर वहाँ आकर के फर्टिलाइजेशन ऑफ एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। रिट्राइवल का मतलब क्या है, एग को निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। फिर बाहर क्या करेंगे, स्पर्म के साथ उसका फर्टिलाइजेशन कर देंगे, फिर एम्ब्रियो को कल्चर में रखेंगे, ठीक है। एम्ब्रियो को कल्चर मतलब केमिकल्स में और जो इनका लैब्स के अंदर रखेंगे। उसके बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, फीमेल की बॉडी में, ठीक है। एम्ब्रियो बन गया है, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया, जाइगोट को ट्रांसफ़र किया कहाँ, फीमेल की बॉडी में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रेगनेंसी का टेस्ट करेंगे कि फीमेल की बॉडी में वो अपने आप को डेवलप कर पाया या फिर नहीं कर पाया, इम्प्लांट वो हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपके हैं, आपने सबसे पहले ओवरी का स्टिमुलेशन किया, मतलब फीमेल की बॉडी में क्या किया, जो वाइफ है उसको दवाइयाँ दी, उन टैबलेट से क्या इंजेक्शन दिए, टैबलेट्स दिए, जिससे क्या हुआ, उसकी बॉडी में ओवा जो है वो रिलीज़ होने लग गया उसकी ओवरी से, ठीक है। फिर उस ओवा को आपने बाहर निकाल दिया, बाहर निकाला, उसके बाद आपने एग को फर्टिलाइज़ किया, ठीक है। एग को बाहर निकाल के आपने उसके हस्बैंड का स्पर्म भी ले रखा है आपने, और आपने क्या किया, उसको लैब में बाहर डॉक्टर ने फर्टिलाइज़ कर दिया। फर्टिलाइज़ करने के बाद उसे एम्ब्रियो कल्चर में रखा गया, तो वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लग गया आपका जो जाइगोट है। उसके बाद उस जाइगोट को कहाँ ट्रांसफ़र किया, इसमें एम्ब्रियो बोला है पर वो जाइगोट को करेंगे, ठीक है। फिर जाइगोट को कहाँ ट्रांसफ़र किया, फीमेल की बॉडी में डाला, और वहाँ जा के उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया है कि कुछ दिनों बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे, ये देखोगे कि वो आपकी फ़ीमेल की बॉडी में इम्प्लांट हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपने देखा होगा गुड न्यूज़ वाली मूवी में, जो अक्षय कुमार और करीना कपूर की मूवी आई थी गुड न्यूज़, उसमें यही है पूरा, वो इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन पे ही थी पूरी मूवी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका पूरा प्रेगनेंसी हमने पढ़ लिया है। अब इसमें बस एक टॉपिक और है, ये है आपका स्टेजेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ की स्टेजेस क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है। जब बच्चा जो है वो जन्म लेता है तो वो किन किन स्टेजेस में जन्म लेगा, ठीक है। सबसे पहले डिलीवरी के टाइम पे सबसे पहले क्या होता है, आपका डायलेशन एंड एफिसमेंट ऑफ सर्विक्स, ठीक है। जो सर्विक्स वाला एरिया है, जो आपका वेजाइना से ऊपर वाला एरिया था, ठीक है, ये है, ये देखो, ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या है, ये वाला, ठीक है। ये आपका सर्विक्स वाला एरिया है, वेजाइना और सर्विक्स, ठीक है। ये यहाँ ये क्या होगा आपका, जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो ये अपने आप ही क्या होने लगेगा, फैलना शुरू हो जाएगा, इसको ये स्ट्रेच होने लगेगा, ठीक है, ये एरिया, और इससे बेबी जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका डिलीवरी का प्रोसीजर है कि इससे क्या होता है, आपका बेबी जो है बाहर इस रूट से बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। ये है ना, यहाँ पे बेबी आपका डेवलप हो रहा है यूट्रस में, ये सर्विक्स वाला एरिया है नीचे, फिर ये फैलेगा, खुलने लगेगा और रास्ता साफ हो जाएगा और बेबी जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी स्टेजेस होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहले क्या है, डायलेशन है, एफिसमेंट ऑफ सर्विक्स, ठीक है। जो सर्विक्स वाला एरिया है वो थोड़ा थोड़ा खुलने लगेगा, उसमें वो जो एरिया है वो आपका स्ट्रेच होने लगेगा। इसके बाद ट्रांजिशन पीरियड आता है, जब आपका सर्विक्स जो है वो पूरे तरीके से खुल जाता है, ठीक है। सर्विक्स वाला वेजाइना वाला एरिया पूरी तरीके से खुल जाएगा, और जो बर्थ कैनाल है वो पूरी खुल जाती है, आपकी जो बर्थ कैनाल का पूरा एरिया है वो पूरा आपका खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुशिंग होगी, पुशिंग में क्या है, जब बेबी को हम बाहर पुश करते हैं, बाहर आने की, मदर के अंदर क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो इतने अंदर तक कुछ कनेक्टेड होता है मदर की बॉडी से, कि मदर को बहुत प्रेशर करना पड़ता है उस प्लेसेंटा को अपनी बॉडी से बाहर फेंकने के लिए, ठीक है। तो मेन जो पेन होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि प्लेसेंटा को बाहर निकालती है मदर, ठीक है। तो वो फुली ओपन सर्विक्स है, ठीक है। उसके बाद पुशिंग करेगी, बाहर पुश करेगी, फिर आपका हेड जो है वो दिखाई देने लगेगा। उसके बाद जब हेड बाहर आ जाएगा तो बेबी बाहर आ जाएगा, बेबी बाहर आने के बाद आपका प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड भी लास्ट में बाहर आ जाएगी। तो सबसे पहले आपका डायलेशन है, एफिसमेंट ऑफ सर्विक्स, जो आपका सर्विक्स वाला एरिया है उसका जो वो खुलना शुरू हो जाएगा, बर्थ कैनाल पूरी तरीके से खुल जाएगी ट्रांजेक्शन में, ठीक है। आपका जो सर्विक्स वाला एरिया है, बर्थ कैनाल है, वो पूरी खुल जाएगी। फिर मदर पुश करेगी, मदर को इतना पेन होगा कि उसके अंदर पुश करने की, उसे बाहर धक्का देने की एक अर्ज आती है कि उसे पुश करके बाहर बच्चे को बाहर निकाले, ठीक है। फिर उसके बाद हेड दिखाई देने लगेगा, सबसे पहले बेबी का हेड दिखाई देना शुरू होगा। उसके बाद आप डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फिर हेड के थ्रू डॉक्टर जो है बच्चे को बाहर निकाल देगी, ठीक है। फिर उसके लास्ट में आपका प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी अरेंज करने के लिए आ जाती है ये स्टेजेस, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक और है, टाइप्स ऑफ डिलीवरी। ये तो स्टेजेस थी, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिलीवरी।
वो इसमें नोट्स है नहीं उसके, पर उसमें कुछ खास ऐसा है भी नहीं इसमें। तो टाइप्स ऑफ डिलीवरी में हमारे पास 4 तरह की डिलीवरी होती है, ठीक है। एक तो यही है सिंपल डिलीवरी, ठीक है, जो ये हो गया, ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, ठीक है, नॉर्मल और सिंपल डिलीवरी, सिंपल डिलीवरी, ठीक है। तो ये सबसे पहला हमारा नॉर्मल डिलीवरी है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो सेकंड नंबर पे आती है, नॉर्मल डिलीवरी में यही होता है, सब डायलेशन होगा, फिर ट्रांजेक्शन होगा, पुशिंग होगा, हेड इमर्ज होगा और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। एक तो ये सिंपल, इसको ये नॉर्मल डिलीवरी है। एक होती है ब्रीच, ब्रीच, ठीक है, ब्रीच डिलीवरी। हमारे पास 4 तरह की टाइप्स ऑफ डिलीवरी है। ब्रीच में क्या होता है ना, हेड पहले नहीं आता है, हेड की जगह क्या आता है, आपके पैर आएंगे, आपके जो फुट होता है, फुट वाला एरिया, पैर वाला एरिया जो है वो पहले आता है बाहर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखोगे कभी कभार जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जैसे ये वाला है, ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें पहले सर बाहर आएगा, क्योंकि बच्चे की जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ सर है, तो सर बाहर आएगा तो आसानी से आप निकाल सकते हो इसे, ठीक है। सर पकड़ के डॉक्टर उसे बाहर निकाल देगी बेबी को, ठीक है। लेकिन अगर ये पैर यहाँ उल्टे हो जाए, ठीक है, सर ऊपर हो जाए और पैर जो है वो नीचे हो जाए, तो पहले पैर आएंगे बाहर, और पैर जब बाहर आएंगे तो पैर में क्या दिक्कत आती है, आपका जो पैर यहाँ पे पैरों के फंसने के चांसेस होंगे, ठीक है, पैर हो सकता है यहाँ फंस जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्रीच डिलीवरी, उल्टा पैदा होना, ठीक है। कई बार उल्टे भी बच्चे पैदा होते हैं तो उसे ब्रीच डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ब्रीच डिलीवरी में क्या होता है, आपका पहले बेबी के पैर बाहर आने लगेंगे, ठीक है। अब पैर बाहर आएंगे तो हो सकता है मदर की बॉडी के अंदर पैर फंस जाए और डिलीवरी में और भी ज़्यादा हार्मफुल कुछ हो जाए, ठीक है। तो पहली तो नॉर्मल जो ये हुई, दूसरी थी ब्रीच जिसमें हेड की जगह क्या आएगा, पैर बाहर आएंगे। थर्ड है आपकी डिलीवरी बाय इक्विपमेंट्स, ठीक है, डिलीवरी बाय इक्विपमेंट्स, ठीक है। इक्विपमेंट्स में आपने देखा होगा 3 इडियट वाली मूवी, जिसमें वो वैक्यूम क्लीनर से बेबी को पैदा करता है, ठीक है। तो 3 इडियट में जो वैक्यूम क्लीनर से जब बेबी जो है किसी कारणवश बेबी बाहर आ नहीं पाता, मदर थक जाती है, सो जाती है, बेहोश हो, तो उस समय क्या किया जाएगा, बेबी को बाहर निकालने के लिए किसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो उसी को बोलते हैं, उसी को बोलेंगे डिलीवरी बाय इक्विपमेंट्स, ठीक है। फोर्थ वाला है सिजेरियन, जो आजकल आपको पता ही है, सिजेरियन में क्या होता था, जो ऑपरेशन के थ्रू, बड़े ऑपरेशन और सिजेरियन के थ्रू जो बेबी हो रहा है, पहले सिजेरियन इस तरीके के कट लगाते थे, आजकल जो है वो नीचे नेवल के पास कट लगाते हैं, जो आपकी बिल्कुल नाभि के नीचे इस तरीके का कट को लगा के तब बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 4 तरह की डिलीवरी है आपकी, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आप पढ़ लेना, इसमें नोट्स की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मल डिलीवरी तो ये वाली होगी जिसमें हेड पहले आएगा, ब्रीच डिलीवरी में पहले पैर आ जाते हैं, हेड बाद में आता है, इक्विपमेंट्स में हम इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, और सिजेरियन सबको पता ही है जो आजकल ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो 4 तरह की डिलीवरी हो गई। तो आज का अगर हम देखें तो हमारी डिलीवरी वाला टॉपिक जो है, प्रेगनेंसी वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। देखो ये सारे डिलीवरी के टाइप्स हैं, इस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी में इस तरीके से बेबी का सर पहले आया, उसे निकाल लिया, इक्विपमेंट में ऐसे निकाला, ठीक है, ये सिजेरियन के थ्रू निकाला जा रहा है, ठीक है। और अगर आप देखोगे ब्रीच डिलीवरी में बेबी के पैर पहले आते हैं, ठीक है। देखो ये वाला दिखाई दे रही है ना इमेज, ये आपके ब्रीच डिलीवरी की है, इसमें बच्चे के पैर पहले आते हैं, ठीक है। तो ये ब्रीच डिलीवरी का एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। तो चलो आज का हमारा टॉपिक प्रीनेटल वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। अब प्रीनेटल हमारा आज कंप्लीट हुआ है, कल हम नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और ये प्रीनेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। और अगर समझ में आया होगा तो मुझे बताना, कमेंट करना कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कुछ करेक्शन चाहिए, कहीं समझ में नहीं आया, तो भी मुझे कमेंट किया करो कि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं उसे दोबारा से अच्छे से समझा दूँगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।